कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, आप आ गए हो क्लास 11th में। अगर आपने लिया है ह्यूमैनिटीज़ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड एवरीथिंग। बट आज के पढ़ने वाले हम टुडे हम पढ़ेंगे एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, उसके बेसिक्स नहीं पता होते हैं कि उनका बेसिक्स क्या है। दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस। ये बहुत परेशान करेगा आपको ये चैप्टर, हल्का फुल्का बट ये ट्रिकी है। अगर आप एक बार समझ जाओगे इस चैप्टर को, देन ईजिली आप इसके आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो आराम से समझोगे पॉलिटिकल साइंस में। इवन इफ़ यू आर गोइंग इन ग्रेजुएशन और मास्टर्स, देन ये बेसिक चीज़ जो है ना आपको भूलना नहीं है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपका होने वाला है, और मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला, डिटेल में मीनिंग पढ़ेंगे आज, ओरिजिन, नेचर, स्कोप, अप्रोचेस, डिफरेंस देखेंगे हम पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में। चलते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होता है ना इसको, पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, लीगल, फ्रैटर्निटी, आइडियोलॉजीज, पावर, सब आज डील करने वाले हैं हम इस क्लास में। नेक्स्ट, आप अगर चाय की दुकान पे जाते हो तो वहाँ आप, आजकल तो माहौल चल रहा है ना पूरे इंडिया में, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, 5 स्टेट्स में इलेक्शन थे। इलेक्शंस के रिजल्ट भी आ चुके हैं। सरकारें पलट गई, बहुत सारी सरकारें गिर गई। इंडिया से लेफ़्ट की सरकार बाहर चली गई। लेफ़्ट क्या होता है ये भी हम पता लगाएंगे। चाय के दुकान पे बहुत सारा इश्यूज़ आता है, पॉलिटिकल इश्यूज़, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो ये वर्ड आखिर पॉलिटिक्स है क्या? अगर जब भी बात आता है ना पॉलिटिक्स का, तो ऐसा लगता है कि शुड आई गेट टू नो व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, हमें जानना ही चाहिए ना भाई पॉलिटिक्स क्या है। और ये बहुत सीरियस हो जाते हैं लोग बात करने के टाइम में। पॉलिटिक्स है क्या? तो बिफोर स्टडी पॉलिटिक्स हम जानेंगे इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, ऑब्जेक्टिव क्या हमारा इस चैप्टर का पढ़ने का, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, कारण क्या है, क्या पढ़ेंगे हम मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, क्या होता है पॉलिटिक्स, और ये कैसे हमारे लाइफ्स को इफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस के नेचर को देखेंगे आज हम। ओके, स्कोप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का, क्या स्कोप है, और अप्रोचेस देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के क्या क्या अप्रोचेस हैं। एंड देन हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस और दूसरे सोशल साइंस के सब्जेक्ट में क्या रिलेशन है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट दिस। और इस चैप्टर के एंड होते होते आप क्या कर लोगे, आप मास्टरी कर लोगे इन द बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस पर फ्री में बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको। यू कांट इमेजिन, तो आप एक बार पढ़ के खुद से देख लो। चलते हैं, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है क्या। तो पॉलिटिक्स का एटिमोलॉजी देखते हैं। एटिमोलॉजी क्या होता है, आपको एक मैं बात बता दूं, आप पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ोगे ना तो इसमें आप एटिमोलॉजी, हर वर्ड का एटिमोलॉजी देखना। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वर्ड जो होते हैं वो तो लैटिन होते हैं, पॉलिटिक्स के वर्ड या तो ग्रीक होंगे या तो फ्रेंच होंगे। तो आप एटिमोलॉजी का मतलब उसका बैकग्राउंड देख लोगे। जैसे यहाँ पॉलिटिक्स का क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया गया पॉलिस, इसका मतलब क्या होता है, सिटी स्टेट। क्या होता है, सिटी स्टेट। सिटी स्टेट्स के अफेयर के बारे में बताता है कि अंदर कैसा सिटी स्टेट होगा, सॉवरन होगा, ठीक है, सिटी स्टेट कैसा होगा, अंदर के सारे उस टाइम के बारे में बात होता है। और जो हमारा स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस का स्टडी है, वो कब से स्टडी हो रहा है, 5th सेंचुरी BC से स्टडी हो रहा है, ग्रीस से स्टार्ट हुआ था। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल, प्लेटो, अभी हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल और प्लेटो के बारे में। तो आप क्या जाने कि पॉलिटिक्स का जो स्टडी है 5th सेंचुरी, आज से 2500 साल पहले चालू हुआ ग्रीस में। ग्रीस अभी कहाँ है, यूरोप में है। प्रेजेंटली इट इज़ इन यूरोप। पहले जो पढ़ते थे ना हम पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स बस एथिक्स के बारे में हुआ करता था। व्हाट इज़ एथिक्स के बारे में, कि हमें कैसे रहना चाहिए कि हमारा सोसाइटी अच्छा हो जाए। दिस इज़ कॉल्ड एथिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ओके, डन। अब ये धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा, पॉलिटिकल आइडियाज़ पे शिफ्ट होने लगा ये स्टडी। जैसे पहले हम एथिक्स, पॉलिटिक्स किस में था, एथिक्स में कंबाइन होकर पढ़ते थे, मीन्स एथिकल चीज़ों से ज़्यादा रिलेट करता था कि हमें कैसे रहना चाहिए। ओके, हमारी सरकार को कैसे होना चाहिए कि हमारा जो सोसाइटी है वो अच्छा हो जाए।
धीरे धीरे ये आइडिया शिफ्ट होने लगा। किस पे शिफ्ट हुआ? पॉलिटिकल आइडियाज़ पे और इंस्टीट्यूशन पे शिफ्ट हुआ। अब पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या होते हैं? जैसे पॉलिटिकल आइडिया का मतलब डेमोक्रेसी होता है, सोशलिज्म होता है, क्लियर, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं। तो अब पॉलिटिक्स इनका स्टडी कर रहा है और इंस्टीट्यूशंस का भी स्टडी करेगा। इंस्टीट्यूशंस में क्या आएगा? जैसे आप अभी देखते हो जुडिशरी लेजिस्लेटिव होता है, ओके, एग्जीक्यूटिव होता है। तो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस, अब इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। बट अब हम आगे देखते हैं लास्ट 2 सेंचुरीज का अगर हम बात कर ले, पिछले 200 साल का, तो जो पॉलिटिक्स का जो स्टडी है वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे? लिबर्टी और इक्वालिटी पे। इनका कॉन्फ्लिक्ट इस पे आ चुका है, लिबर्टी और इक्वालिटी पे। व्हाट इज लिबर्टी? फ्री होने के डिजायर को कहते हैं लिबर्टी, आज़ादी चाहिए, लिबर्टी। इक्वालिटी क्या होता है? कि हमें भी सेम ट्रीट करो भाई, वी आर इक्वल्स। तो ह्यूमन्स आर इक्वल्स, क्या ह्यूमन्स में क्या थोड़ी पंख थोड़ी ना लगे किसी में, सो ऑल आर इक्वल्स, सो ट्रीटिंग इक्वल्स एवरीवन इज कॉल्ड इक्वालिटी। अब फिर क्या होता है 21st सेंचुरी में जब हम आते हैं, 21st सेंचुरी में, सो आप देख ही रहे हो 21st सेंचुरी में क्या हाल चल रहा है। हर जगह वॉर, एवरीवेयर वॉर वॉर वॉर, हर जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं। आप अगर मिडिल ईस्ट ले लो, आप अगर यूरोप ले लो, आप वेनेजुएला को ले लो, ईरान को ले लो, यूक्रेन को ले लो, चाइना को ले लो, ताइवान को ले लो, सो हर जगह वॉर हो रहा है। सो अब पॉलिटिक्स का ना दायरा बढ़ चुका है। सो अब इसका स्टडी कहाँ शिफ्ट हो गया? ये शिफ्ट हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट में लिबर्टी और सिक्योरिटी में, आज़ादी और सिक्योरिटी। व्हाट इज डिज़ायर टू बी फ्री और सिक्योरिटी क्या है, कैसे सिक्योर हो सकते हैं। सो यहाँ पे इसका स्टडी आ चुका है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ये एक डायग्राम है, आप समझ लोगे पहले क्या था पॉलिटिक्स। एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, आप याद कर लो कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना 20th सेंचुरी से पहले, 20वीं शताब्दी से पहले पॉलिटिकल साइंस जो था उसको या तो हिस्ट्री के साथ या तो फिलॉसफी के साथ हम कंबाइन करके पढ़ते थे। इसका कोई अपना कोई स्ट्रीम नहीं था। जैसे सब्जेक्ट होता है ना आपका, जैसे हिस्ट्री का बुक हो गया, फिलॉसफी का बुक हो गया, सोशियोलॉजी का बुक हो गया, ज्योग्राफी का बुक है, वैसे पॉलिटिकल साइंस का कोई बुक नहीं था। कब? 20th सेंचुरी के पहले कोई बुक नहीं था। बट इसको कैसे पढ़ते थे? हिस्ट्री के बुक के अंदर ही इसका कोई टॉपिक आ गया, इंक्लूड हो गया चैप्टर्स, फिलॉसफी के बुक के अंदर इसके चैप्टर्स इंक्लूड हो गए। सो ऐसे पढ़ते थे। कब? 20th सेंचुरी से पहले। बट 20th सेंचुरी के बाद ये पॉलिटिकल साइंस एक नया सब्जेक्ट बन के उभरा, ठीक है, इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन। क्लियर? यहाँ तक तो एकदम आपको क्लियर होना चाहिए ना। अब हम आते हैं एरिस्टोटल पे। दैट्स व्हाट एरिस्टोटल का बात करते हैं। तो हु वाज एरिस्टोटल? एरिस्टोटल को कहते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों कहते हैं भाई फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? भाई एरिस्टोटल ने बहुत मेहनत करा था इस पे, पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को लाने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि भाई सरकार से लड़ रहा था, नहीं। अब मैं एक सीक्वेंस बताता हूँ। सॉक्रेटिस के बाद होते हैं प्लेटो के बाद आता है एरिस्टोटल। ये मैंने जो सीक्वेंस बताया ना, तो ये सीक्वेंस है। एरिस्टोटल के गुरु थे, टीचर प्लेटो। अब प्लेटो के टीचर कौन थे? सॉक्रेटिस। क्लियर? इस सीक्वेंस से आपको पता चल गया। तो जो एरिस्टोटल होता है ना भाई, एरिस्टोटल ये अपने गुरु के कदम पे ही चलता है। क्या चलता है? गुरु जी के कदम पे चलता है। सो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, ये पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस को कैसे डिफाइन करता है। ये पॉलिटिक्स की स्टडी को एज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी कहता है। क्या कहता है? सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। क्या इंक्वायरी है? ट्रूथ जानना अबाउट पॉलिटिक्स। क्या जानना? ट्रूथ। किसके बारे में? पॉलिटिक्स के बारे में। क्यों जानना है भाई मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में? ट्रूथ क्यों जानना है? क्योंकि ट्रूथ जान के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट और स्टेट में रहने वाले इंडिविजुअल्स जो है, स्टेट में इंसान, वो हम जान सकते हैं उसके रिलेशनशिप के बारे में। क्लियर? सो ये तो क्लियर हो गया आपको। और इसने ये क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है और क्लासिफाई करता है बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को, बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को। क्लियर?
सो हम ये कह सकते हैं जो एरिस्टोटल है और प्लेटो है, जो एरिस्टोटल और प्लेटो रहता है ना, ये भाई बहुत इनका कंट्रीब्यूशन है ओरिजिन, मतलब origin और डेवलपमेंट ऑफ द डिसिप्लिन, ऑफ दिस डिसिप्लिन। क्लियर? प्लेटो एनालाइज करता है बहुत सारा पॉलिटिकल सिस्टम और एरिस्टोटल उसी को फॉलो करता है, क्लोजली फॉलो करेगा अपने टीचर को, और क्या करेगा वो एनालिसिस करेगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। किसको? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेगा एंड अंडरस्टैंड करेगा कि हर एक गवर्नमेंट का, जैसे ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, मोनार्की, हर एक गवर्नमेंट का क्या एक्चुअली वो कैसा गवर्नमेंट है, उनका वर्किंग क्या है, सही है, गलत है, बहुत सारी चीज़ें। क्लियर? सो सुप्रीम साइंस कहने वाला, सुप्रीम साइंस कहने वाला, द फर्स्ट वन टू कॉल पॉलिटिकल साइंस एज अ सुप्रीम साइंस इज एरिस्टोटल। याद रखिएगा। सो यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। सो हम क्या देख रहे हैं अभी? सो हम देख रहे हैं कि अब पॉलिटिक्स का अलग अलग डेफिनेशन लोग क्या देते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं ना, तो एक बार डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। हैरोल्ड लासवेल, हु वाज हैरोल्ड लासवेल? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं ये पॉलिटिक्स को क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स इज व्हाट, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। ये आप अपने आंसर में एज इट इज उठा के रख दीजिएगा। हैरोल्ड लासवेल, पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। इजी है। किसको क्या मिला, कब मिला, कैसे मिला, समझ में आया? ये आइडिया किस चीज़ पे बेस्ड है? जिस सोसाइटी में बहुत सारा इंटरेस्ट है, डाइवर्स, अलग अलग इंटरेस्ट है सबका, ओके, और रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस स्कार्स है। स्कार्स का मतलब क्या होता है? इधर उधर है, अलग अलग जगह पे रिसोर्सेज। तो इसमें क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना रिसोर्सेज का। जैसे मान लो, अगर मैं एक छोटा सा एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 500 करोड़ का बजट एलोकेट होता है एक न्यू हाईवे बनाने के लिए। क्या होता है? 500 करोड़ का बजट एलोकेट करती है सरकार एक हाईवे बनाने के लिए। वो क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है, ओके। लिमिटेड रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। गवर्नमेंट हर जगह हाईवे नहीं बना सकती, आपके घर के बगल से नहीं निकाल सकती। सब चाहेंगे मेरे घर के गली से निकल जाए हाईवे, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ रिसोर्स क्या है? व्हाट में क्या आता है? रिसोर्स। हु कौन है? बेनिफिशियरीज और लूजर्स। इसमें बेनिफिट किसको होता है? चलिए देखते हैं। अगर आपका दुकान हाईवे के पास आ गया, डन, तो आपका बिजनेस तो ऊपर चला जाएगा। क्लियर? अगर हाईवे के पास आ गया, अगर हाईवे ऊपर से क्रॉस कर रहा है, तो आप कस्टमर लूज कर सकते हो। फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा भाई? अपना ज़मीन देना पड़ेगा। डी, अगर मतलब ग्रुप डी है, कॉन्ट्रैक्टर। इसमें कमाता कौन है? कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि इसको प्रॉफिट होता है। आ रहा है समझ में? बेनिफिशियरीज यहाँ पे लूजर्स मैं बता रहा हूँ। अब सबसे बड़ा चीज़ आता है व्हेन एंड हाउ, कैसे आपको मिला और कैसे नहीं। अब ये बताओ, क्या कंस्ट्रक्शन इलेक्शन के पहले स्टार्ट होगा या डिले होगा? सो यहाँ पे अब क्या आता है कि डिले होगा। कौन? अब आते हैं कैसे प्रोसेस क्या होता है, किस प्रोसेस से डिसीजन लिया गया कि हाईवे बनेगा। इस थ्रू अ वोट इन असेंबली में, कि कॉन्ट्रैक्टर के लॉबी की वजह से। जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, लॉबी बना लेते हैं अपना, पॉलिटिशियन को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया यहाँ के हाईवे बनाने का। क्या हाईवे बना है प्रोटेस्ट की वजह से? क्या लॉ की वजह से बना है? सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लासवेल क्या करता है? हैरोल्ड लासवेल, अगर मैं आपको समझा पाया तो प्लीज़ समझ जाइए कि पॉलिटिक्स क्या है। आपको अगर पॉलिटिक्स यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे लासवेल का कहना क्या है? लासवेल का बेसिक चीज़ क्या कह रही है कि अगर देयर वर इनफ हाईवेज फॉर एवरीवन,
अगर सबके लिए इनफ हाईवे है एंड नो वन लॉस्ट लैंड, कोई ज़मीन नहीं हो रहा है, देयर वुड बी नो नीड फॉर पॉलिटिक्स। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना पॉलिटिक्स का। कोई ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत पॉलिटिक्स का। अब यहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ गया पॉलिटिक्स का? बट बिकॉज रिसोर्स क्या है हमारे पास, लिमिटेड है, लिमिटेड पैसा है, 500 करोड़ लिमिटेड था ना, एंड पीपल को अलग अलग चीज़ चाहिए भाई, सबको अलग अलग चाहिए, समझ में आ गया, अलग अलग चीज़ें। सो पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस वी यूज टू डिसाइड हु विंस और हु लूज। सो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिला। सो इस एक छोटे से डेफिनेशन को मैंने एक बड़े एंगल से एक्सप्लेन करा, तो आपको इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट मूव पे चलते हैं, नहीं तो इसी में टाइम निकल जाएगा हमारा। कार्ल मार्क्स इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे वो। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल पावर। इनका क्या डेफिनेशन था पॉलिटिक्स को लेके? इज ऑल अबाउट क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल पावर। सो ये डेफिनेशन आप याद करिए, अगले चैप्टर में, हम आने वाले चैप्टर्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि चैप्टर है सब पे। सो डेविड ईस्टन क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स इज ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। क्लियर? हैरोल्ड लास्की क्या कहते हैं? पॉलिटिकल थियरिस्ट रहते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ मेन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। दीज आर द डेफिनेशन, और अलग अलग पर्सपेक्टिव है, सबका व्यू है किस चीज़ पे? पॉलिटिक्स पे। ये चारों क्या थे? पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। अब हम जरा अपना एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट भी देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट क्या था। क्या हमारे एंशिएंट लोग, कौटिल्य तो जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को जिसने राजा बनवाया, कौटिल्य, ओके, ये चीफ मिनिस्टर थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने एक बुक लिखा अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, शास्त्र का मतलब होता है नॉलेज, ओके। इन्होंने फोकस किस पे करा? पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, राजनीतिक इनकम कह सकते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी, गवर्नेंस थ्रू इकोनॉमिक लेंस। इन्होंने गवर्नेंस करना चाहा किसके पर्सपेक्टिव से? इकोनॉमी से, पैसे को लेके। थिरुवल्लुर क्या थे? तमिल लिटरेचर थे। थिरुकुराल वर्क क्या? इनका वर्क क्या है? एंशिएंट। थिरुवल्लुर ने क्या लिखा? थिरुकुराल लिखा। थिरुकुराल क्या है? एक पुराना एंशिएंट तमिल लिटरेचर है। फर्स्ट पॉलिटिकल मैनुअल इन इंडिया इसे कहते हैं हम, फर्स्ट पॉलिटिकल मैनुअल। इसमें ये बताते हैं पॉलिटिकल गवर्नेंस कि राजा का ड्यूटी क्या होता है और उसके किंगडम के बारे में फोकस करते हैं। सिग्निफिकेंट क्या है? कॉन्सेप्ट्स को रिलेट विद द मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, आइडियाज ऑन स्टेट एंड गवर्नमेंट। इनका क्यों इतना सिग्निफिकेंस है? क्योंकि उनका जो आइडियाज़ था ना, आज के पॉलिटिकल साइंस के आइडियाज से, स्टेट और गवर्नमेंट के आइडियाज से रिलेट करता है। सो एक बार देख लेते हैं थिरुवल्लुर क्या था, उनका कंपोनेंट क्या था किंगडम को लेके। जैसे किंगडम क्या होना चाहिए? ओके, सो पीपल होना चाहिए किंगडम के पास, आर्मी होनी चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए, मिनिस्ट्री होनी चाहिए, फ्रेंडशिप किसके साथ? बगल वाले भाई देश का, और फोर्ट, किला होना चाहिए। दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ किंगडम्स। इन्होंने और भी चीज़ें बताई। राजा की ड्यूटी, कर्तव्य बताया राजा का, 4 कर्तव्य इन्होंने बताया। रिसोर्स को आइडेंटिफाई करो, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करो। व्हाट इज रिसोर्स? रेवेन्यू कलेक्ट करो, रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करो, रेवेन्यू जो आ रहा है ना, आमदनी को प्रोटेक्ट करो, और रेवेन्यू जो आमदनी आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। सो इन्होंने राजा का कर्तव्य बताया। सो इन्होंने एक और चीज़ बताया था, किंग की क्वालिटीज़, राजा का क्वालिटी क्या होना चाहिए, राजा का क्वालिटी क्या होना चाहिए। सो राजा करेजियस हो, लिबरल हैंड हो उसका, विजडम एंड एनर्जी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला होना चाहिए राजा। सो ये एंशिएंट थॉट थे हमारे कुछ। हमने देख लिया कुछ हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट्स थे पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिक्स के। नाउ एक जो मुझे लाइन अच्छा लगा, एरिस्टोटल ने हैप्पीनेस को लेके क्या कहा था? सो एरिस्टोटल ने हैप्पीनेस के बारे में क्या कहा था?
Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence. So this is the line जो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर कह सकते हैं आप, जो एरिस्टोटल ने कहा था हैप्पीनेस को लेके। अब हम चलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं पॉलिटिक्स को उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स से। सो व्हाट आर द बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जिससे आप पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं? द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर पावर, नेक्स्ट वन इज पावर के बाद आता है ऑर्डर, देन जस्टिस। ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है ना, दिस आर द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स through which political scientists explain the politics. Clear? So power क्या होता है, order क्या होता है, justice क्या होता है, अभी हम जानते हैं क्या होता है power. So power क्या होता है बताइए? What is power? Power और authority में क्या फ़र्क होता है? What is difference between authority and power? So पावर और अथॉरिटी में फ़र्क क्या है, आज मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। व्हाट इज़ पावर? इफ़ एबिलिटी टू मेक, यहाँ तो आपको डेफिनेशन दिख जाएगा, यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, बट पावर होता क्या है एक्चुअल? व्हाट इज़ पावर? इफ़ यू आर प्लेइंग इन आप गार्डन में या कहीं खेल रहे हो, ठीक है, आप खेल रहे हो, आप झूले पे झूल रहे हो, एक लड़का आता है, ठीक है, झूले पे झूल रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, जो भी है आप जैसे भी झूल रहे हो, एक लड़का आता है स्ट्रॉन्गर देन यू, बड़ा है, चौड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, ही हैज़ द पावर, स्ट्रांग है आपसे, ऑब्वियस बात आप छोटे हो, वो स्ट्रांग है, और वो कहता है झूले से उतर जाओ, मुझे झूलना है, ठीक है। अब बस ये बात कहता है आपको, सो क्या होगा? आप तो उतर जाओगे झूले से, क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है, ठीक है, दैट ही हैज़ पावर। अब वहाँ पे क्या वो पावर लेजिटिमेट है? लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? जायज़ है, सही है कि गलत है? सो वहाँ पे लेजिटिमेट पावर नहीं है, वो गलत है, वो गलत तरीके से अपना पावर शो कर रहा है, क्लियर? अब ऑथोरिटी क्या होता है? सेम झूला, सेम बच्चा, ठीक है, एग्जाम्पल वही लेते हैं हम, सेम झूला है, सेम बच्चा खेल रहा है। अब आपकी टीचर आती है, आपके टीचर आते हैं, जो भी है आपके टीचर आते हैं और आपसे कहते हैं शाम हो गया है, जस्ट घर में जाओ, घर में चले आते सारे बच्चे, तो वहाँ पे क्या है? दैट इज़ ऑथोरिटी। उनका एक मोरल और लीगल राइट है कि शाम हो गया है, बच्चे चले जाएंगे घर में। वो समझदार बच्चे क्या, वो यहाँ पे पावर नहीं शो कर रही है, बिकॉज ही हैज़ द, शी हैज़ द ऑथोरिटी, उसके पास ऑथोरिटी है, मीन्स पावर के साथ साथ क्या है, वो मोरल भी और लीगली भी सही है, ओके, और वो लेजिटिमेट, हमेशा लेजिटिमेट होगी, गलत नहीं होगी, वो पावर क्या है, सही तरीके से इम्प्लाई कर रही है, क्लियर? और ये कैसे होता है, अगर आपको एग्जाम्पल जानना है तो और भी एग्जाम्पल्स हैं, बट यहाँ तक तो क्लियर है ना, व्हाट इज़ पावर एंड व्हाट इज़ ऑथोरिटी। पावर क्या होता है? पावर कैन बी लेजिटिमेट, पावर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट ऑथोरिटी क्या होता है? हमेशा लेजिटिमेट होता है, क्लियर? इसमें क्या होता है? इसमें देखिए वो लाइन लिखा है, डजंट रिक्वायर एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर्स। पावर में क्या था? वो बच्चा जब आपसे बोला कि हट जाओ झूले पे से, तो आपने क्या एक्सेप्ट करा उसके बात को? आपको उसने बोला कि मतलब एक्सेप्ट करो, आप तो हट ही गए, मतलब आपका एक्सेप्टेंस हो चाहे ना हो, आपको वो करना है। सो दैट इज पावर। एंड इन किस फॉर्म में? वो फोर्सफुल तरीके से है और वो लेजिटिमेट नहीं था। डन। और यहाँ पे क्या है, जहाँ आपकी टीचर कह रही हैं, आपने विलिंगली एक्सेप्ट किया कि नहीं वो सही है, और आप एक्सेप्ट करके उनकी बातों को चले गए, अपनी विलिंग से अपने एक्सेप्ट किया, अपनी चाहत से। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, कोर डिफरेंस बिटवीन पावर एंड ऑथोरिटी, एंड दिस इज ऑल्सो अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पावर क्लियर हो गया, ऑर्डर क्लियर कर देता हूँ, जस्टिस, ये सब बेसिक टर्म्स हैं। तो पावर किस पे बेस्ड होना चाहिए? जस्टिस पे। और जस्टिस को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेंटेन कैसे होगा? ऑर्डर दोगे तो जस्टिस मेंटेन रहेगा। एंड जस्टिस कैसे होगा? आपके पास पावर होना चाहिए, मस्ट बी ऑन
तभी तो जस्टिस होगा। तो इसी के वजह से पावर, ऑर्डर, जस्टिस जो है ना, इस 3 बेसिक कॉन्सेप्ट मानते हैं, पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। डन। सो अब हम देखते हैं ट्रांजिशन टू पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस कैसे बनता है। सो 5th सेंचुरी BC में क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि ग्रीस में स्टार्ट होता है, कौन स्टार्ट करता है, प्लेटो और एरिस्टोटल स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। मिडिवल टाइम में आते आते मिडिवल टाइम में क्या होता है ना कि पॉलिटिक्स को हम मर्ज कर देते हैं थियोलॉजी में। थियोलॉजी का मतलब कहता है स्टडी ऑफ, आप रिलीजियस टेक्स्ट बुक के स्टडी करते हो उसे थियोलॉजी कहते हो। तो मर्ज कर देते हैं हम पॉलिटिक्स को थियोलॉजी के साथ, चर्च के, क्योंकि चर्च क्या होता है ना, चर्च बहुत पावरफुल होता है। होली एम्पायर जो रहता है उस टाइम यूरोप में, चर्च काफ़ी पावरफुल होता है। सारा पॉलिटिकल डिसीजन कौन ले रहा है, चर्च ले रहा है। सो पॉलिटिक्स को मर्ज करते थे थियोलॉजी के साथ। अब उसके बाद जब रेनेंसा होता है, पुनर्जागरण होता है, ठीक है, रेनेंसा होता है, तो मैकियावेली है एक साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ये फाउंडेशन रखते हैं मॉडर्न एम्पिरिकल पॉलिटिकल साइंस का। मॉडर्न एम्पिरिकल पॉलिटिकल साइंस मैं बताऊंगा, बस आप इतना समझिए, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब 1880 का बात है, 1880, जॉन W. बर्गीज ये स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टैब्लिश करते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। ओके, एक स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। 1920 में देखिए क्या होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, मेनली इन यूएसए की बात हो, मेनली इन यूएसए, वो क्या कर देते हैं, अपना पॉलिटिकल साइंस का एक अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। हम क्या देख रहे थे, ये देख रहे हैं, ट्रांजिशन देख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस कैसे एक नया डिसिप्लिन बनेगा। 1948 में क्या होता है ना, इंटरनेशनल मीटिंग होता है एक पेरिस में क्या होता है, एक इंटरनेशनल मीटिंग होता है, उसमें सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट आते हैं जो पेरिस में मिलते हैं 1948 में, और वो ये पाते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो टर्म है ना वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, साइंटिस्ट फॉर्मली ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, और वो क्या करते हैं कि फॉर्मली एक्सेप्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस रेदर देन पॉलिटिक्स। क्लियर, यहाँ तक आपको एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आप देखोगे क्यों ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस में बदल रहा है। मैं एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता हूँ आपको, आप बस समझ लो कि क्या है। जब पॉलिटिक्स टर्म जब स्टार्ट हुआ था ना, वो किसके लिए स्टार्ट हुआ था, छोटे से सिटी स्टेट के लिए सिटी स्टेट के लिए हुआ था स्टार्ट। डन, छोटा सा एरिया था, कम जनसंख्या था, मतलब कम्युनिटी। एंशिएंट ग्रीस के टाइम में वहाँ 2 से 4 हज़ार पीपल बहुत होते थे, 1 से 2 हज़ार लोग रहते थे, ठीक है। बट आज के डेट में जहाँ जनसंख्या भाई 121 करोड़ है, 121 करोड़ इंडिया का मैं बता रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू गिलक्रिस्ट कहते हैं, गिलक्रिस्ट इज अ पर्सन जो कि कहते हैं आज का जो प्रॉब्लम है ना गवर्नमेंट को लेके, करेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट मीन्स दैट अगर कोई कह रहा है कि ही इज इंटरेस्टेड, अगर आप कह रहे हो कि आप इंटरेस्टेड हो पॉलिटिक्स में, तो एक ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स छोटा सा है, सिटी स्टेट से अफेयर है, एकदम थोड़ा सा 2 से 4 लोग नहीं। अभी क्या है, बहुत सारा ब्रॉड इसका मीनिंग हुआ कि आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये हो गया मैं बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से रिलेट कर रहा हूँ, पॉलिटिकल इशू का बात करूँगा, लेजिस्लेशन का बात करूँगा, लेबर इश्यूज़ का बात करूँगा, पार्टी एक्टिविटीज़ का बात करूँगा, और रेस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लियर। तो इसके लिए क्या था ना, पॉलिटिक्स वर्ड बहुत छोटा पड़ जा रहा था। पॉलिटिक्स वर्ड कैसे, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। पॉलिटिक्स किसी एक कंट्री में हो रहा है आज के डेट में, वो दूसरे कंट्री से बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स जो अभी इंडिया में है, वो क्या पॉलिटिक्स हर जगह वैसा है? नहीं। इट्स वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट कि आप मतलब कहो कि पॉलिटिक्स इंडिया में है और हर जगह सेम है। नहीं, ये गलत है। सो पॉलिटिक्स इन इंडिया वो हर जगह सेम नहीं है, बट पॉलिटिकल साइंस का जो मीनिंग है ना, हैज़ यूनिवर्सल मीनिंग। इसका क्या है, यूनिवर्सल मीनिंग है। क्लियर, और ये हर जगह सेम है। सो इसीलिए बेटर ये लगा टू चूज दिस डिसिप्लिन एज अ पॉलिटिकल साइंस देन पॉलिटिक्स। क्लियर। तो 1948 में यही होता है।
पेरिस के मीटिंग में सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पॉलिटिकल साइंस को चूज़ करा। क्लियर? आपको मैंने ऑलमोस्ट ये सारी कहानियाँ बता दी। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो पॉलिटिकल साइंस का स्टडी है, क्या था, पॉलिटिकल साइंस का जो स्टडी था वो किस पे रिलेट कर रहा था, दैट वाज ऑन इंस्टीट्यूशंस, प्रोसीजर्स पे, इन सारी चीज़ों पे वो था। क्लियर? अब होता है 90s 20 और 30 का बाद होता है टोटलिटेरियन रिजीम जो यूरोप और एशिया में होता है ना वो, और वर्ल्ड वार सेकेंड होता है। वर्ल्ड वार सेकेंड, इसके टाइम में क्या होता है ना, पॉलिटिकल साइंस का बिहेवियर चेंज हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस एक तरफ शिफ्ट होने लगता है। कैसे, कहाँ शिफ्ट होता है? तो इसका फोकस जो इंस्टीट्यूशंस और प्रोसीजर्स पर से हट के, इंस्टीट्यूशन और प्रोसीजर पर से हट के ये किस पे आने लगता है, पॉलिटिकल पार्टीज पे, प्रेशर ग्रुप पे, एलिट्स पे, ओके, द बेसिस ऑफ इलेक्टोरल चॉइसेस पे। मतलब समझ में आ क्या? प्रेशर ग्रुप में किसका बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज किसका बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर? तो इन सारी चीज़ों पे जब पॉलिटिकल साइंस का फोकस हो रहा है तो ये हो रहा है द न्यू फोकस ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर। ये जो नया फोकस है इसी को हम पॉलिटिकल बिहेवियर कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल बिहेवियर कहते हैं। और इसी नए फोकस को हम, जो पॉलिटिकल बिहेवियर कैम टू बी नोन एज बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म, ओके। और ये टर्म हमने कहाँ से लिया है, बिहेवियरलिज्म टर्म कहाँ से लिया है बताइए? बिहेवियरिज्म से। बिहेवियरिज्म टर्म कहाँ पे यूज होता है, साइकोलॉजी में। कहाँ यूज होता है, साइकोलॉजी में यूज होता है, ओके। अब आप देखोगे 1960 में इमर्ज होता है एक नया ट्रेंड जिसे हम और अच्छे से कहते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पोस्ट बिहेवियरलिज्म, बिहेवियरलिज्म के बाद भी एक नया फेज देखने को आपको मिलेगा जिसे हम कहेंगे पोस्ट बिहेवियरलिज्म। इसके बाद आएगा 1960s में। इतना तक तो क्लियर है ना? बेसिकली आपको एकदम बहुत बेसिक लेवल से मैं अच्छे से समझा रहा हूं। क्लियर? यहां पे आप देख सकते हैं जो मैंने चार्ट लगाया है कि बिहेवियरल जो रहता है, बिहेवियरलिज्म के बाद क्या होता है और उसके पहले क्या स्टडी में था, किस पे फोकस था और किस पे फोकस हो गया बाद में। तो यहाँ पढ़िए, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पे फोकस था, लॉज और कॉन्स्टिट्यूशंस पे था, नॉर्मेटिव और फिलोसफिकल था, हाईली स्पेकुलेटिव इन नेचर, डोमिनेटेड अप टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक ये डोमिनेशन था, ट्रेडिशनल अप्रोच है। अब आते हैं बिहेवियरलिज्म के बाद क्या होता है, क्या चेंज होता है? फोकस ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर पे, पार्टीज पे, एलीट पे, प्रेशर ग्रुप्स पे फोकस होता है, एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक मेथड यूज होने लगता है, ऑब्जेक्टिव वैल्यू फ्री एनालिसिस, शिकागो स्कूल 1920 एज अ कैटलिस्ट का काम करता है। जस्ट वेट, आपको अगर यहाँ पे नॉर्मेटिव नहीं समझ में आया तो नॉर्मेटिव एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आगे अभी आने ही वाला है नॉर्मेटिव क्या होता है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। क्लियर? इसके बाद 1960 में क्या आता है, बिहेवियरलिज्म तो आ गया, चेंजेस आ गया कि इधर से इधर शिफ्ट हो गया। अब आते हैं व्हाट इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ये 1960 में इमर्ज करता है। कब इमर्ज करेगा? 1960 में। सो ये जो रहता है ना, डेविड ईस्टन, यही लीडिंग एडवोकेट होते हैं बिहेवियरलिज्म टाइम के। जो आया था ना शिफ्ट, जो आया था यहाँ पे जो शिफ्ट आया था ना कि पहले से बाद में बिहेवियरलिज्म शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें भी एक लीडिंग जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो थे डेविड ईस्टन। और डेविड ईस्टन का ही कहना है कि बिहेवियरलिज्म अपना जो मेन चीज़ है ना वो टच खो चुका है, मेन फंडामेंटल चीज़ें खो चुका है, इसलिए ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म कॉल करते हैं फॉर पोस्ट बिहेवियरलिज्म 1960 में। क्लियर? आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं? रिसर्चर डजंट हैव टू बी स्ट्रिक्टली वैल्यू फ्री। ओके, प्रायोरिटी क्या होता है? रेलेवेंस ओवर प्रिसाइजन के ऊपर इनका रेलेवेंस रहेगा। ठीक है, रिसर्च मस्ट कनेक्टेड टू रियलिटी। क्लियर? अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म इन्होंने क्या दिया था? बिहेवियरल मेथड हैड लॉस्ट टच विद रियल सोशल प्रॉब्लम्स। जो रियल सोशल प्रॉब्लम है बिहेवियरलिज्म उसको खो चुका था। नए प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, सर्च फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप, रियलिज्म, प्रिसाइज एंड इंटेलेक्चुअल ऑर्डर। सो दिस इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म। सो क्लियर, पोस्ट बिहेवियरलिज्म और बिहेवियरलिज्म में आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये क्यों आया था?
शिफ्ट हुआ था ट्रेडिशनल से बिहेवियरलिज्म पे। फिर इसके बाद क्या हुआ था, बिहेवियरलिज्म से शिफ्ट हो गया पोस्ट बिहेवियरलिज्म में 1960s में। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या है, देयर इज सम डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। डेफिनेशंस यहाँ पे है, सॉरी, डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्लियर। सो अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दिया पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द ओरिजिन, डेवलपमेंट, पर्पस एंड ऑल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेट। गैरिस ने ये कहा। हैरोल्ड लास्की ने क्या कहा था, द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स concerns itself with the life of men in relation to organize a state. Done. अब हैरोल्ड लासवेल ने क्या कहा था, पॉलिटिकल साइंस इज एन एम्पिरिकल इंक्वायरी इन द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग पावर्स। आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, प्लीज रोक के आप, मैं कहूँगा प्लीज रोक के आप एक बार देख लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेचर क्या है पॉलिटिकल साइंस का, व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो एरिस्टोटल कहते हैं, एरिस्टोटल, मैन इज नेचर बाई अ सोशल एनिमल। मैन इज नेचर बाई अ सोशल एनिमल। जो नेचर से हम क्या है, एक सामाजिक जानवर है, एनिमल है। क्लियर। दिस इज, किसने कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था। क्यों कहा था, अब यहाँ पे एक मैंने सीक्वेंस आपको लगा रखा है, आप अच्छे से देखिएगा। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल। डन। क्या करते हैं, ये ग्रुप्स बनाते हैं, दे फॉर्म ग्रुप्स, सोशल ग्रुप बनाते हैं। डन। इन्होंने ग्रुप बना लिया, फैमिली हो गया, बहुत सारे ग्रुप्स हो गए मान लीजिए। फिर ग्रुप बनाने के बाद क्या होता है ना, ये एक स्टेट बनाते हैं। स्टेट का मतलब राज्य हो सकता है, एक बाउंड्री हो सकता है। स्टेट कोई भी चीज़, जो स्टेट का मतलब यहाँ पे ये हुआ, कोई भी ऐसा चीज़ जो खुद फंक्शन कर सके, खुद का रूल्स लॉज ये सब बना सके, इसको स्टेट कहते हैं। बेसिकली आप अभी मत समझिए इतना, स्टेट। और स्टेट बनाने के बाद क्या करती है ना, एक सरकार बनाती है। फिर सरकार बना दी। क्यों बनाई, खुद को गवर्न करने के लिए, खुद को गवर्न करने के लिए। क्लियर। और कैसे एक गवर्नमेंट गवर्न करेगी, इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं किसमें, पॉलिटिकल साइंस में। स्टडी करते हैं ह्यूमंस का स्टेट और गवर्नमेंट से क्या रिलेशन है। स्टडी ऑफ ह्यूमन इन रिलेशन टू द स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट से क्या रिलेशन है, गवर्नमेंट से क्या रिलेशन है, उसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। सो पॉलिटिकल साइंस की एकदम सिंपल डेफिनेशन में क्या कहोगे आप, इट इज़ अ थियरी, प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि डिस्क्राइब करता है, एनालाइज करेगा पॉलिटिकल सिस्टम को, बताएगा, हर चीज़ एनालाइज करेगा पॉलिटिकल सिस्टम को और ह्यूमन बिहेवियर को। सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल साइंस। आप इसको कह ही सकते हो पॉलिटिकल साइंस। नाउ एक बहुत बड़ा केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी, किसका केस स्टडी पढ़ेंगे, कोई छोटे मोटे आदमी का तो हम पढ़ेंगे नहीं। वी आर गोइंग टू स्टडी द केस स्टडी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। 14 अगस्त 1947 को इन्होंने एक भाषण दिया, बहुत ही फेमस है, टाइरिस्ट विद डेस्टिनी। सो ये जो टाइरिस्ट विद डेस्टिनी है ना, ये भारत के इतिहास का सबसे आइकॉनिक स्पीच है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को आधी रात को पार्लियामेंट में दिया था। दिस स्पीच, यू नो द, कि जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तब आधी रात को दिया था उन्होंने। सोच लीजिए वो दिन कैसा होगा। सो टाइरिस्ट, इसमें मैं आपको एक एक वर्ड क्रैक करके बताऊँ। टाइरिस्ट का मतलब क्या होता है, सीक्रेट या मुलाकात, सीक्रेट मीटिंग या मुलाकात कह सकते हैं। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, किस्मत या भाग्य। क्लियर। इसका पूरा मतलब होता है कि नेहरू जी का कहना था कि हमने बहुत सालों पहले अपनी किस्मत से एक वादा किया था आज़ादी पाने का, और आज उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट लाइन टोल्ड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो इस स्पीच में मेन पॉइंट्स क्या थे, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो मेन पॉइंट्स आप कि बिगनिंग कैसे करते हैं, जब पूरी दुनिया सो रही थी, ठीक है, जब पूरी दुनिया सो रही है, इंडिया एक नई जिंदगी और आज़ादी की तरफ जाग रहा है। आ गया समझ में। आज़ादी का मतलब सिर्फ जश्न मनाने का नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की सेवा करना है जो गरीबी और दुख में है।
नेहरू जी ने कहा कि हमारा असली मिशन तब पूरा होगा जब हम गरीबी, बीमारी और इनइक्वालिटी को ख़त्म कर देंगे. सो दैट इज़ द की पॉइंट्स जो कि स्पीच में थे. और भी बहुत सारे हैं, उसमें बहुत आइकॉनिक लाइन भी है कि यहाँ पे की कोड क्या है, फ्रीडम जो है ना, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्ड. अगर फ्रीडम, आज़ादी और ताकत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किन के हाथों में, असेंबली जो कि लोकसभा में है, सॉवरन बॉडी जो हमारा बना, सॉवरन पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में है. क्लियर. यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें आपको एक एक करके बता दी. क्लियर. सो अगर मैं अपने ही लैंग्वेज में आपको बताऊं, टेररिस्ट विद डेस्टिनी क्या था, सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि 200 साल की गुलामी के बाद का नया एक भारत का एक संकल्प, प्लेज था, जो किसने लिया, पंडित नेहरू जी ने लिया. अब बताए आज़ादी क्या है, एक जिम्मेदारी है. क्या है, एक जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ एक गिफ्ट है. सो इसे जिम्मेदारी से निभाना है, जो कि आज के डेट में जो आप कंट्री देख रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दे फॉट फॉर अस. नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट अब हम जानते हैं, कन्फ्यूज़न होता है कि क्या पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है कि एक आर्ट है. सो यहाँ बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, एंड दिस कन्फ्यूज़न लीड्स टू, क्या होता है, ना समझ कि आर्ग्यूमेंट. अब आप देखते हैं आर्ग्यूमेंट, हम देखते हैं कि इट इज़ अ साइंस, इसे साइंस कहते हैं. बहुत सारे होंगे जो आर्ग्यूमेंट देंगे कि इट इज़ अ साइंस. अब बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट होंगे जो क्या कहेंगे, इट इज़ आर्ट. ओके, इट इज़ एन आर्ट. सो साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक स्टडी है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है. जो कंक्लूजन है ना, जो परिणाम है, वो प्रूवेबल है, प्रूव किया जा सकता है. और इसको सुप्रीम साइंस किसने कहा था, अभी मैंने कुछ देर आपको पहले बताया था, एरिस्टोटल. और इसको बॉर्डिन भी कहते हैं, होब्स भी कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू भी कहते हैं कि इट इज़ कॉल्ड अ सुप्रीम साइंस. डेमोक्रेटिक गवर्नेंस प्रूवन सुपीरियर आफ्टर कंपेयरिंग ऑल सिस्टम. जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है ना, जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, कैसे प्रूव, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सुपीरियर माना जाता है सारे गवर्नेंस से कंपेयर करने के बाद. क्लियर. सो ये तो आर्गुमेंट इसके फेवर में था कि पॉलिटिकल साइंस है कि नहीं. अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट है कि एग्जैक्ट और एब्सोल्यूट कोई लॉ नहीं है. जस्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री में लॉज होते हैं, कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है जो कि हर जगह अप्लाई हो जाए सोसाइटी में. क्लियर. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन नॉट फुली एप्लीकेबल टू ह्यूमन. कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता ह्यूमंस पे, कोई एप्लीकेबल नहीं है. सो अगस्ते कॉम्ते और मेटलैंड क्या कहते हैं, सोशल साइंस लैक साइंटिफिक कैरेक्टर. क्लियर. सो ये तो एक मैंने एक यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है कि एक भूखा इंसान, आई एम हंग्री, और एक बहुत रईस आदमी वो खाना खा रहा है. इसने कहा आई एम हंग्री, ही टोल्ड स्टॉप टॉकिंग पॉलिटिक्स. क्यों कहा, पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट. What political science is not a perfect science that has all the answers. फिर क्वेश्चन क्या है, is political science is a science if show how politics scientific. So यही यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि the subject जो है politics is popularly called political science. कब हम इस सब्जेक्ट को पॉपुलरली कॉल पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, जब एम्पेरिकल अप्रोचेज आ जाते हैं. एम्पेरिकल अप्रोचेज क्या होता है, जो दिखता है वही सच है. इसी का मतलब होता है एम्पेरिकल. आप नॉर्मली, मैंने आपको बताया था, जो दिखता है वही सच है. एम्पेरिकल अप्रोच उसी को कहते हैं. जैसे बड़ी पहचान क्या है एम्पेरिकल अप्रोच का, ऑब्जर्वेशन, देखना. फिर डेटा और स्टैटिस्टिक्स. क्लियर. आंकड़े क्या होते हैं, डेटा और स्टैटिस्टिक्स. फिर न्यूट्रलिटी, निष्पक्षता, निष्पक्ष हो जाना, न्यूट्रल हो जाना. क्लियर. आगे समझ में, व्हाट इज एम्पेरिकल. जब ये एम्पेरिकल अप्रोच सब्जेक्ट में आ जाता है,
किसके कंट्रीब्यूशन से आता है? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से आ जाता है। सो तब से हम इसको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस। जबकि ये क्लेम नहीं करता कि ये प्योर साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी की तरह। इट इज़ ओनली अ सोशल साइंस जो कि मेनली डील किससे करता है? ह्यूमन बिहेवियर से। दैट इज क्लियर। आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ क्या है? दिस इज ये जो चार्ट लगा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये चार्ट आपको क्या बताता है कि स्कोप क्या है? ये स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्कोप्स क्या है पॉलिटिकल साइंस के? स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के स्कोप क्या है? सो बहुत बड़ा और वास्ट फील्ड है, ठीक है। जैसे आप स्टेट और गवर्नमेंट का पढ़ाई करते हो, स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में जानते हो, पॉलिटिकल थियरी। अब आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिकल थियरी क्या है। पॉलिटिकल थियरी की पढ़ाई होती है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के पढ़ाई होते हैं। यहाँ लिमिटेड नहीं है स्कोप, इसके आगे भी इंटरनेशनल लॉज, रिलेशंस के बारे में जानते हो, एक दूसरे के, एक देश से दूसरे देश का क्या रिलेशंस है। ओके, फिर पॉलिटिकल थियरी से निकल के क्या आता है? रिलेशन पता चलता है इंडिविजुअल और स्टेट के बारे में। और जब रिलेशन पता चलता है हमें इंडिविजुअल और स्टेट के बारे में, तो हम क्या बनाते हैं? पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं फॉर सिटीजन्स। और यहाँ क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट, जब हमें पता चलता है स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में, तो पॉलिटिकल डायनामिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सो दीज आर द स्कोप्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसको मैंने बहुत एलेबोरेट नहीं किया, बट आपको बता दिया क्या क्या स्कोप्स हैं। डन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अप्रोचेस क्या क्या थे पहले? ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या थे पॉलिटिकल साइंस के? पहले के साइंटिस्ट क्या अप्रोच यूज़ करते थे और अब के साइंटिस्ट क्या अप्रोच यूज़ करते थे? तो ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे और हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कितने हमारे पास? 4। सो सबसे पहले क्या है? ट्रेडिशनल में 4 होते हैं। पहला फिलोसफिकल अप्रोच। इसके एक्सपोनेंट कौन कौन से थे? प्लेटो, एरिस्टोटल, लियो स्ट्रैटस। स्टडी को लिंक किया जाता था, लिंक्स स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट टू क्वेस्ट फॉर मोरल, एथिक्स एंड ट्रूथ। हाईली स्पेकुलेटिव होता था ये। वैसे अगर मैं हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करूं, ये सबसे पुरानी अप्रोच है। इसका फोकस जो था ना, इसका जो फोकस था मोरल, अच्छाई पे था, एथिक्स पे था, सही या गलत, ट्रुथ पर होता था, ट्रुथ। ये पॉलिटिक्स को आइडियल, सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करता है। क्लियर? इसके मेन स्कॉलर्स कौन थे? प्लेटो और एरिस्टोटल मेन स्कॉलर्स थे। इसमें कमी क्या थी? प्रॉब्लम क्या था इसमें प्रॉब्लम क्या था? ये बहुत स्पेक्युलेटिव था। क्या था? स्पेक्युलेटिव था। स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या होता है? मतलब कि ये ख्यालों में चलती है और असलियत से थोड़ा दूर हो सकती है। क्लियर? नाउ अब आते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। सेकंड वन इज क्या है? हिस्टोरिकल अप्रोच। ये अप्रोच का मतलब है, अगर हमें आज की पॉलिटिक्स समझनी है तो हमें पास्ट इतिहास देखना होगा। ठीक है, पास्ट में जाना होगा, इतिहास को देखना होगा। ये चेक करता है कि पुराने ज़माने में इंस्टीट्यूशंस कैसे शुरू हुए, कैसे बदले। पहले के ज़माने में इंस्टीट्यूशंस कैसे शुरू हुआ, कैसे बदल गया। इसके मेन स्कॉलर्स कौन थे? मैकियावेली और सबाइन इसके मेन स्कॉलर्स थे। प्रॉब्लम क्या था? कभी कभी इतिहास के 2 इवेंट सिर्फ ऊपर से एक जैसे लगते हैं, पर उनका असली मतलब अलग हो सकता है। सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस, इसी का मतलब है सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस। क्लियर? मतलब कभी कभी इतिहास का 2 जो इवेंट होगा ना पहले का, वो ऊपर से एक जैसा लग सकता है, बट भाई वो असली में मतलब अलग हो सकता है, सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस हो सकता है। नाउ अब हम आते हैं लीगल अप्रोच, कानूनी नज़रिया। अप्रोच का मतलब ही होता है नज़रिया, कानूनी नज़रिया देखते हैं। ये जो है ना, इसके मेन जो थे स्कॉलर्स कौन थे? जीन बॉर्डिन और जॉन ऑस्टिन। याद कर सकते हो आप, पूरा नाम याद कर लेना प्लीज़। लीगल अप्रोच क्या है? इसका पूरा ध्यान कानून और लीगल इंस्टीट्यूशंस पर होता है। ये मानता है कि स्टेट का असली काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। स्टेट का मेन काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। क्लियर? ये बहुत ही मतलब
छोटा है, ये इसका नैरो है, मतलब बहुत छोटा है अप्रोच। छोटा है क्योंकि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ कानून से नहीं चलती है, हर एक चीज़ कानून से नहीं चलता, उसमें और भी बहुत कुछ होता है जो ये इग्नोर कर देता है। समझ में आया? नाउ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे चलते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या होता है? ढांचे की पढ़ाई इंस्टीट्यूशनल। ओके, इसके एक्सपोनेंट मतलब इसके बहुत बड़े स्कॉलर्स कौन थे? हैरोल्ड लास्की थे, आर्थर बेंटली थे, जेम्स बैरस थे। सो ये क्या कहता है? ये पॉलिटिक्स का बिल्डिंग और स्ट्रक्चर को पढ़ता है, ठीक है। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी को ये समझेगा। आ गया? और इसमें प्रॉब्लम क्या था? ये सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को देखता है, पर उनके अंदर काम करने वाले इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को भूल जाता है। आगे समझ में? इंस्टीट्यूशन में बड़े बड़े को पढ़ रहा है, बट इसमें काम करने वाले लोगों को भूल जाता है। सो ये भी इग्नोर कर रहा है। अब आते हैं हम अपने मॉडर्न अप्रोचेस पे। सो इसमें 5 अप्रोच आते हैं। पहला हम देखते हैं सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सोशियोलॉजिकल अप्रोच में क्या कहता है? सामाजिक नज़रिया। सामाजिक नज़रिया में क्या कहता है? ये अप्रोच जो है ना, ये मानता है कि स्टेट एक सोशल ऑर्गेनिज्म है। क्या है? स्टेट एक सोशल ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पॉलिटिक्स को समझना है तो उसके लिए आपको सोसाइटी को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सोसाइटी को समझना बहुत ज़रूरी है। इंसान का पॉलिटिकल बिहेवियर उसके सोशल बैकग्राउंड जैसे कास्ट, रिलीजन या फैमिली से तय होता है। डन। इसका की आइडिया क्या है? सोशल ऑर्गेनिज्म। स्टेट क्या है? एक सोशल ऑर्गेनिज्म है, सोशल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि समाज का ही एक हिस्सा है। अब इसके बहुत स्कॉलर्स कौन है, मतलब एक्सपोनेंट्स कौन है? स्कॉलर्स मैक्लेवर, अल्मोंड गैब्रिएल, ये थे। अब पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है? मनोवैज्ञानिक नज़रिया। मनोवैज्ञानिक नज़रिया ये क्या कहता है? ये पॉलिटिक्स में इंसानी दिमाग का स्टडी करता है। किसका स्टडी करेगा? इंसानी दिमाग का स्टडी करेगा। ये देखता है कि लीडर्स कैसे सोचते हैं और जनता डर, उम्मीद या जज्बात, इमोशंस में असर वोट कैसे देती है। यही तो है साइकोलॉजिकल अप्रोच। इसके की आइडियाज़ क्या हैं? पॉलिटिकल लीडर की सोच और साइकोलॉजिकल लॉज को एनालाइज करना। पॉलिटिकल लीडर का सोच और उसके साइकोलॉजी को एनालाइज करना, ये एक अप्रोच है, ये एक तरीका है पढ़ने का। और इसके एक्सपोनेंट मतलब इसके मेन स्कॉलर कौन है? ग्राहम वेल्स, डेविड ट्रूमैन, याद रखिएगा आप। नाउ थर्ड वन इज इकोनॉमिक अप्रोच, आर्थिक नज़रिया। इकोनॉमिक अप्रोच आर्थिक नज़रिया पे हम नज़र डालते हैं। इसका मानना है कि पॉलिटिक्स के पीछे असली खेल पैसा और रिसोर्स का होता है, जो कि आजकल आप देख ही रहे हो जो वेस्ट बंगाल में पॉलिटिक्स हो रहा है, इसका खेल किस पे है? पैसा और रिसोर्स। जिसके पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा फ्रीबीज बांट सकते हैं। आज के डेट में आप इस अप्रोच को यूज़ करो, इकोनॉमिक अप्रोच। ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा फ्रीबीज, मतलब क्या? ज़्यादा आप बांट सकते हो। 10,000 रुपये दे दो महिलाओं को, बेरोजगारों को 3,000 महीना दे दो, उनको काम ही मत करने दो ना। दैट इज़ द बेटर थिंग। तो इससे क्या होगा? ये सरकार कैसे चलती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि देश में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। क्लियर? इसके की आइडिया क्या है? इकोनॉमिक अफेयर और पॉलिटिकल प्रोसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब इकोनॉमिक जो है ना अफेयर और पॉलिटिकल प्रोसेस एक दूसरे से जुड़े हैं। अब आता है चौथा, बिहेवियरल अप्रोच। ये अप्रोच फॉर्मलिज्म, ठीक है, ये अप्रोच जो है फॉर्मलिज्म, सिर्फ कानून पढ़ना को छोड़कर एम्पिरिज्म, एक्चुअल डेटा और बिहेवियर, एम्पिरिज्म का मतलब एक्चुअल डेटा और बिहेवियर पर फोकस करता है। ये देखता है कि एक आम आदमी असलियत में कैसा बिहेव करता है। सो ये इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है। एटीट्यूड और प्रेफरेंस की स्टडी करना या फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक है, फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसके मेन जो स्कॉलर है वो कौन है? डेविड स्टर्न और रॉबर्ट ए डाल। अब आता है मार्क्सिस्ट। ये तो बहुत फेमस है मार्क्सिस्ट। आपने ज़िंदगी में एक ना एक बार तो मार्क्स का नाम सुन ही लिया होगा। मार्क्स ये अप्रोच मानता है कि स्टेट तब पैदा होता है जब समाज में दो क्लास के बीच कॉन्फ्लिक्ट
झगड़ा होता है, और वो दो क्लास कौन है? अमीर और गरीब। इनका मानना क्या है? स्टेट कब पैदा होता है? जब दो क्लास के बीच में झगड़ा होता है, और दो क्लास वो कौन से? अमीर और गरीब। इसके हिसाब से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को अलग नहीं किया जा सकता। इनके हिसाब से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को कभी हम सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर? स्टेट और मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है? स्टेट क्या है? क्लास कॉन्ट्राडिक्शन का नतीजा है। क्लास के जो, क्लास का मतलब क्या है यहाँ पे? क्लास 1 2 3 नहीं, क्लास का मतलब क्या? अमीर और गरीब के बीच के कॉन्ट्राडिक्शन, लड़ाई झगड़े का नतीजा है स्टेट। इसके मेन स्कॉलर कौन थे? लेनिन, एंटोनियो ग्राम्सी। सो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका, ये बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया। मॉडर्न अप्रोचेस आप समझ गए क्या होता है मॉडर्न अप्रोचेस, कैसे हम नज़रिया कैसे हम पढ़ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस को। अब हम पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं कि हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है पॉलिटिकल साइंस का। तो फ्रीमैन कहते हैं, फ्रीमैन क्या कहते हैं? हिस्ट्री इज अ पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री। सो इट इज़ बेस्ट लाइन टू कोट एनीवेयर इन एग्जाम में। आप कहीं पे भी लिख सकते हो जहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का रिलेशन है। तो हिस्ट्री क्या है? पास्ट पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स क्या है? प्रेजेंट हिस्ट्री है। जॉन सीले क्या कहते हैं? हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो फ्रूट एंड पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। सो दिस इज ऑल्सो गुड लाइन कि बिना हिस्ट्री के पॉलिटिकल साइंस के पास फ्रूट नहीं है, फल नहीं है, अब बिना हिस्ट्री के पॉलिटिकल साइंस के पास क्या नहीं है? रूट नहीं है। क्लियर? नाउ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप खुद से एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी है। अब देखते हैं रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स। क्या रिलेशनशिप है इकोनॉमिक्स के साथ और एथिक्स के साथ? तो ग्रीक कॉल पॉलिटिकल साइंसेस, ग्रीक क्या कहते थे? पॉलिटिकल साइंस एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमी कहते थे। इकोनॉमी वाज वंस कंसिडर्ड अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल इकोनॉमी जो था ना, वो ब्रांच कंसिडर किया जाता था बहुत सारे टाइम में। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि यू कांट सेपरेट, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग आप पॉलिटिकल साइंस को और इकोनॉमिक्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स आर इनसेपरेबल। क्लियर? तो यही चीज़ यहाँ शो कर रहा है। नाउ पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स, ये तो आप अच्छे से जानते हो कि एथिक्स का मतलब होता है साइंस ऑफ मोरल ऑर्डर। एथिक्स का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ मोरल ऑर्डर। और अभी आपने पढ़ा कि प्रीवियसली, मतलब पहले ज़माने में सारा जो पॉलिटिकल साइंस था, पॉलिटिक्स, वो किस पे बेस्ड था? एथिक्स पे ही तो बेस्ड था, मोरल ऑर्डर पे बेस्ड था, मोरल ऑर्डर पे। और ये उसके मेन जो कौन थे स्कॉलर थे? प्लेटो और एरिस्टोटल थे। ये यही ना कहते थे पॉलिटिकल साइंस का जो रूट है, जो जड़ है, वो एथिकल और फिलोसफिकल इंक्वायरी में है। क्लियर? आ गया? नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप विद साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी से और सोशियोलॉजी से मैंने रिलेट कर ही दिया आपको। साइकोलॉजी से ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हम ह्यूमन बिहेवियर का भी स्टडी करते हैं ना, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी। सो बारकर एक साइंटिस्ट है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। आप तो डिफाइन कर ही दोगे, इतना लेक्चर के बाद आप आराम से डिफाइन कर दोगे। तो बारकर क्या कहते हैं? इफ़ आवर फोर फादर्स थॉट बायोलॉजिकली वी थिंक साइकोलॉजिकली। अगर हमारे फोर फादर्स, पूर्वज, हमारे दादा परदादा बायोलॉजिकली सोचते थे, तो वी थिंक साइकोलॉजिकली। डन। पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी से रिलेट करता है, पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करता है। ये सारी चीज़ें रिलेशन है। नाउ एक कोट है, whoever you are or want to be, you may not be interested in politics, but politics is interested in you। मार्शल बर्मन का ये बहुत ही बेहतरीन कोट है जो मुझे लगा कि आपको देना ही चाहिए। क्लियर? नाउ कंक्लूजन और समरी में हम चलते हैं, कंक्लूड करते हैं। हमने आज पढ़ा इंट्रोडक्शन किसका? पॉलिटिकल साइंस का। हमने समझा व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, कैसे रिलेट करता है। मार्शल बर्मन का यहाँ पे भी कोट है, वही सेम कोट है कि whoever you are or want to be, आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। You may not be interested, आप इंटरेस्टेड नहीं हो पॉलिटिक्स में, ठीक है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, बट पॉलिटिक्स आपके में इंटरेस्टेड है। सो दिस इज द मार्शल बर्मन का ये कोट है, इट्स वेरी फेमस कोट। सो आज हमने देखा पॉलिटिक्स
जो पॉलिस से लिया वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब सिटी स्टेट, इट अफेक्ट्स एवरी सिटीजन। पॉलिटिकल साइंस बिकम ऑटोनोमस 1880 में बनता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके, पावर, ऑर्डर, जस्टिस, और इवॉल्व होता है बिहेवियरलिज्म, फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म में होता है ना, क्लोजली रिलेट करता है किससे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। एंशिएंट थिंकर के बारे में आज हमने देखा, कौटिल्य, थिरुवल्लुवर के बारे में देखा, इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया पॉलिटिकल साइंस में। क्लियर? सो बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। अगर आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न और आपका जो भी कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया, सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। दिस इज़ द मोटिवेशन टू मेकिंग वीडियोज़ लाइक दिस। ये वीडियो बहुत ही इन डेप्थ में जाके बताया गया है, आप समझ सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मिलते हैं हम नेक्स्ट में, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इसमें सारे NCERTs के हर चीज़ पढ़ाए जाते हैं, साइंस, SST, हर एक चीज़। थैंक यू सो मच फॉर दिस।